आज एनसीईआरटी की 11th क्लास की मिडाल हिस्ट्री जैसा आपको पता है उसका हम ये नया लेक्चर लेकर आपके सामने आए हैं और दिस इज़ द चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ लाइफ अंडर दिल्ली सल्तनत। तो दिस इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोल रखा है कि भाई अगर आपने ये सारे लेक्चर्स देख लिए तो आई डोंट थिंक कि आपको मिडाइवल हिस्ट्री की एक किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे लेक्चर्स आपको देखने हैं और इसके नोट्स बनाने हैं। हालांकि नोट्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम लिंक शेयर करूंगा, वहाँ से उस टेलीग्राम लिंक से आप इनके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए लेक्चर की। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन द IAS सोशल चैनल एंड यू आर वॉचिंग शुभम सिंह। माई नेम इज़ बेसिकली शुभम। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। तो भाई देखो, सबसे पहली बात आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत का किस तरीके का था। तो इस चीज़ को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो 3 लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल, प्रोविंशियल और लोकल। जैसा कि आज भी चलता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है और फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आता है जो कि विलेज लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम करता है। तो वही जो आज का सिस्टम है वैसा ही सिस्टम पहले भी काम करता था। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले दिल्ली का सुल्तान, ठीक है, दिल्ली का सुल्तान वाज द फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस। फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस का मतलब है कि कोई भी अगर देश में या उसकी रियासत में कुछ भी अगर गलत होगा, कोई भी क्राइम होगा, तो ही विल बी द फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। ठीक है, उसको सज़ा देना या नहीं देने की जो अथॉरिटी होगी वो सुल्तान की होगी। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी किंगडम या मोनार्की सिस्टम है तो चाहे वहाँ पे चीफ जस्टिस एग्जिस्ट करता हो, सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट करती हो, लेकिन जो फाइनल पावर होती है वो हमेशा राजा के पास होती है। ठीक है, तो राजा वॉज द फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस। फाउंटेन हेड किस चीज़ को बोलते हैं? कोई भी मान लो कि ऐसे फाउंटेन निकला तो उसका जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल है उसको बोलते हैं फाउंटेन हेड, यानी कि उसके ऊपर कोई नहीं। ठीक है, उसके ऊपर कोई नहीं। देन ही हैड ऑल द पावर्स एट द सेंट्रल लेवल और वो मिलिट्री जनरल भी होता था। हमेशा याद रखिएगा कि इस्लामिक कोई भी अगर किंगडम होगी तो उसमें सेनापति नाम का कोई पोस्ट नहीं होगा। ठीक है, सेनापति या आर्मी जनरल ये पोस्ट नहीं होगा। बेसिकली जो राजा होगा वही आर्मी जनरल होगा। ठीक है, सेनापति नाम की कोई पोस्ट नहीं होगी, क्योंकि राजा को हमेशा डर होता था कि अगर सेना की बागडोर अगर किसी के हाथ में दे दी जाएगी तो कल को उसके अंदर ये चाह उभर सकती है कि अगर लाठी मेरी तो भैंस भी मेरी, यानी सेना मेरी तो सत्ता भी मेरी। ठीक है, तो कोई भी, चाहे दिल्ली सुल्तान हो, चाहे मुगल्स हो, किसी के भी केस में आप नहीं देखेंगे सेनापति का कोई भी पोस्ट। ठीक है, आर्मी जनरल का कोई पोस्ट नहीं होगा। जो राजा था वही सेनापति होगा। ही विल बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस। ठीक है, जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है सुल्तान के बाद, जो सुल्तान के बाद सबसे जो सेकंड पोस्ट आती है वो आती है नायब की। तो नायब वाज एक काइंड ऑफ, यू कैन से दैट ही वाज द शैडो, ही वाज द शैडो या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग या सुल्तान। मतलब कि अगर राजा नहीं है तो ही इज द सेकंड इन अथॉरिटी। अगर राजा कहीं युद्ध लड़ने गया है तो जो प्रशासन की बागडोर होगी वो नायब के हाथ में होगी। ठीक है, कई बार क्या होता था कि कोई अगर मान लीजिए यंग राजा अगर गद्दी पर बैठता है, अभी वो जो है मैच्योर नहीं हुआ है, तो नायब का एक पोस्ट होता था जो रीजेंट के रूप में काम करता था। जैसे अकबर जो है जब गद्दी पर बैठा तो 14 साल का था, तो उस समय उनका जो सेकंड इन कमांड जो है बैरम खान, वो एक तरीके से राजा की भूमिका निभा रहा था। ही वॉज द रीजेंट टू अकबर। ठीक है, तो नायब दिल्ली सल्तनत में ये मानेंगे कि नायब की जो पोस्ट है वो एक तरीके से राजा के बाद दूसरे नंबर की पोजीशन होगी। जब भी राजा नहीं होगा तो नायब ही सारी सत्ता देखेगा। ठीक है, फिर अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन आता है वो है दीवाने वजारत। ठीक है, वजीर की पोस्ट थी। इट वाज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन यहाँ पे लिखा है, लेकिन हाँ बीच में नायब भी होगा। कई बार नायब नहीं भी होता था, तो इस वजह से वजीर को सेकंड बेस्ट माना गया है, सेकंड हाईएस्ट माना गया है। अगर नायब होगा तो वजीर थर्ड हाईएस्ट माना जाएगा। ठीक है, तो दीवाने वजारत
का जो हेड है उसको वज़ीर कहते हैं। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो भाई फाइनेंशियल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 काम जो है वज़ीर करेगा। कहने का मतलब कि राजा और बाकी मिनिस्ट्री के बीच में एक तरीके से जो वज़ीर है वो लिंक पिन का काम करेगा, ठीक है। वो एक तरीके से कैबिनेट का हेड होगा, कैबिनेट मिनिस्ट्री का हेड होगा, जो राजा को राजा को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो वज़ीर के पास 3 काम थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखना और डिफेंस मिनिस्ट्री देखना, और उसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बाकी मिनिस्ट्रीज़ में क्या चल रहा है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, फिर राजा को बताते रहना कि फलाने डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, उस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। ये सारे काम जो है वज़ीर करता था। अब बालबन के टाइम पे वज़ीर की पावर के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी की गई। जैसा कि मैंने बताया कि जो वज़ीर है, ठीक है, वज़ीर के पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस था। अब हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जब बालबन गद्दी पर बैठा तो बालबन को बहुत चिंता थी कि कोई ऐसा ना हो कि कोई राजा की अथॉरिटी को सब्जुगेट कर ले, राजा की अथॉरिटी को कोई दबा दे। इस वजह से वज़ीर से उसको इनसिक्योरिटी फील होती थी, क्योंकि वज़ीर के पास आप सोचिए पैसे की भी सारी पावर उसके पास है और ऊपर से सेना की भी सारी पावर वज़ीर के पास है। तो वज़ीर के पर काटने के लिए, वज़ीर के पर काटने के लिए बालबन ने क्या किया, ठीक है, बालबन ने क्या किया कि वज़ीर, अब बालबन के बाद वज़ीर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी देखेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए उसने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवान ए अरीज़, ठीक है। एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया। पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो थी वो वज़ीर के अंडर ही आती थी, उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया और उसके लिए एक सेपरेट मिनिस्टर बनाया जिसका नाम था अरीज़ ए मुमालिक, ठीक है, अरीज़ ए मुमालिक। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बालबन ने किया था अपने टाइम पर। इसके पीछे पर्पस क्या था? टू कट वज़ीर इनटू साइज, यानी उसकी शक्तियों को कम करना, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वज़ीर कल को सुल्तान की अथॉरिटी को चैलेंज करे, उसको ओवरशैडो करने की कोशिश करे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो दीवान अरीज़ है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थी जिसका हेड था अरीज़ मुमालिक, लेकिन ध्यान रखेंगे अरीज़ मुमालिक वॉज सिमिलर टू मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड नॉट आर्मी जनरल, ठीक है, आर्मी जनरल नहीं था। यानी कि सत्ता की मतलब सेना की बागडोर उसके हाथ में नहीं थी। वो डिफेंस का काम, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का काम करता है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर क्या करता है कि भाई सेना के पास सारे हथियार हैं कि नहीं हैं, सेना के पास वर्दी है कि नहीं है, सारी उसकी सुख सुविधाएं, ये सारी चीज़ें देखने का काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है। लेकिन आर्मी जो है डायरेक्ट कंट्रोल में किसके होती है? आर्मी जनरल के, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो ये अरीज़ मुबालिक है वो सेना की नॉन कॉम्बटेंट सारे फंक्शंस को देखने का काम करते थे, ठीक है। आर्मी जनरल, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में हमने देखा कि आर्मी जनरल बेसिकली सुल्तान ही होता था, ठीक है, सुल्तान ही होता था जो सेना को लीड करता था बैटलफील्ड में। और ये जो अरीज़ मुमालिक है वो डिफेंस मिनिस्टर की तरह, जैसे राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो थोड़ी सेना जो है डायरेक्ट उनको रिपोर्ट करती है और वो युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अरीज़ मुमालिक वॉज द हेड ऑफ नॉन कॉम्बटेंट, ठीक है, नॉन कॉम्बटेंट फंक्शंस ऑफ मिलिट्री या आर्मी। अब अगला डिपार्टमेंट आता है दीवान इंशा का, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन और फॉरेन मिनिस्ट्री देखता था, फॉरेन मिनिस्ट्री, दीवान इंशा। ये फॉरेन मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन था, और इसका जो हेड था, जो फॉरेन मिनिस्टर था, उसको बोलते थे डाबिर, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे एस जयशंकर हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत में फॉरेन मिनिस्टर को डाबिर कहा जाता था। और फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ साथ जितने भी कम्युनिकेशन का काम है वो ये दीवान इंशा, यानी उस डिपार्टमेंट का नाम दीवान इंशा है, और उसका जो हेड है जिसको हम डाबिर कहते हैं। अब अगला डिपार्टमेंट है दीवान रसालत। तो दीवान रसालत सारे रिलीजियस अफेयर्स देखती थी। इनका काम था दीवान रसालत का
कि भाई देखना कि सल्तनत में शरिया कानून सही तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस्लामिक कानूनों के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन और समाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सारे काम दीवाने रसालत देखता था। अगला आता है अकाउंटेंट। तो मजुमदार जो अकाउंटेंट जनरल था, जो लेखा देखना खर्चा पानी कहाँ पे क्या खर्चा हुआ, उसको हम मजुमदार के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। फिर एक अगला डिपार्टमेंट आता है दीवान मुस्तखराज। ठीक है। तो दीवान मुस्तखराज का काम था कि जितने भी अरियर्स हैं रिलेटेड टू रेवेन्यू पेमेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, उसका लेखा जोखा रखना। ठीक है। कहाँ से कितना पैसा आना है, ठीक है, किसकी कितनी देनदारी है, किसके साथ कितनी लेनदारी है, ये सारा काम दीवान मुस्तखराज देखता था। ठीक है। तो ये मोटा मोटा याद रखेंगे। अब एक और डिपार्टमेंट आता है दीवान आमिर कोही। जैसा हमने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, और इस डिपार्टमेंट का काम था कि अनकल्टिवेटेड लैंड को कल्टीवेशन में लाना और एग्रीकल्चरल लोन, जिसको तक्कावी लोन कहते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब दीवान आमिर कोही क्यों बनाया गया था? जैसा कि हमने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने रियलाइज़ किया कि कई बार क्या होता है कि मान लो कि 2020 में सूखा पड़ा, अच्छी बारिश नहीं हुई। अब इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो कई सालों तक रहेगा, और एग्रीकल्चर को रिकवर करते करते 4-5 साल लग जाते थे। ऐसा क्यों होता था? मान लीजिए 2020 में सूखा पड़ा, ठीक है, फसल बर्बाद हो गई। अब मान लीजिए कि 21 में अगर बारिश अच्छी हो भी जाती है, अब किसान के पास पैसा ही नहीं है, ना बीज खरीदने के लिए, ना ही फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए। ठीक है। तो ये सब खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। तो अगर 21 में अगर बारिश अच्छी हो भी जाती है, ठीक है, अगर 2021 में बारिश अगर अच्छी हो भी जाती है, तो क्या होगा? किसान खेती नहीं कर पाएगा, और कई साल, इसी वजह से कई साल लग जाते थे एग्रीकल्चर को रिकवर होने में, अगर किसी भी एक साल अगर मौसम अगर साथ नहीं देता था। तो तुगलक ने सोचा कि अगर मैं एग्रीकल्चरल लोन की फैसिलिटी मुहैया करा दूं, तो अगर मान लीजिए कि 2020 में अगर फसल ख़राब हो जाती है, तो 21 में किसान जो है राज्य से लोन पे पैसे ले लेगा, और लोन पे पैसे लेकर वो 21 में एग्रीकल्चर को शुरू कर देगा। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से रिकवर हो जाएगा। ठीक है। तो रिकवरी फास्ट होगी। तो ये चीज़ सोचकर उसने तक्कावी लोन की शुरुआत करी। ठीक है। और इस तक्कावी लोन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका था? दीवान आमिर को ही। ठीक है। चलिए अब जुडिशियल सिस्टम देखते हैं। तो जुडिशियल सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। एक है क्रिमिनल, एक है सिविल। तो जो क्रिमिनल लॉ था वो शरिया के कानून से इंस्पायर्ड था, शरिया के कानून पर बेस्ड था, और हिंदू, मुसलमान और नॉन मुस्लिम यानी हिंदू, इन दोनों के लिए क्रिमिनल लॉ सेम था। ठीक है। क्रिमिनल लॉ शरिया के हिसाब से चलता था, ये ध्यान रखेंगे। अब सिविल लॉ में एक डिफरेंस था कि हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज थे, पर्सनल रिलीजियस लॉज थे। हिंदू के लिए जो कानून थे उसके लिए फैसला लेने का काम जो है गांव की पंचायत करती थी। ठीक है। पंच परमेश्वर। और मुसलमानों का सिविलियन लॉ को इंटरप्रेट करने का काम एक मुस्लिम ज्यूरिस्ट होता था, जिसको हम काजी कहते हैं, वो करता था। ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि भाई क्रिमिनल लॉ सबके लिए सेम था, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। सिविल लॉ हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग था। हिंदुओं के लिए सिविल लॉ जो होता था उस पर फैसला सुनाने का जो पावर था वो गांव की पंचायत के पास था, और मुसलमानों से संबंधित अगर किसी लॉ को के ऊपर फैसला सुनाना है, अगर किसी कानून को इंटरप्रेट करना है, तो वो काजी करता था, जो कि एक मुस्लिम ज्यूरिस्ट हुआ करता था। ठीक है। चलिए ये हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब आते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो प्रोविंसेस को इक्ता कहते थे, और इक्ता जो है इट वाज हेडेड बाय वाली या मुफ्ती। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हो गया किंगडम, किंगडम के नीचे हो गया आपका प्रोविंस, प्रोविंस को बोलते थे इक्ता, और इसको हेड करने का काम करता था वाली या मुफ्ती।
अब प्रोविंस के नीचे आता था आपका डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट को हेड कौन करता था? शिख। डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे शिख और इसको हेड करता था सिकदर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को कौन हेड करता था? सिकदर, और डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे? शिख। ये ध्यान रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो ब्लॉक लेवल हो गया या तहसील लेवल या परगना जिसको बोलते हैं, मतलब परगना बोलते हैं उसको, हम लोग मान लीजिए कि सब डिस्ट्रिक्ट को परगना या तालुका के नाम से बुलाते थे। आज भी जो है तहसील को कई कई जगहों पर परगना या तालुका के नाम से बुलाया जाता है। और आमिल जो है वहाँ का फाइनेंशियल, जितना भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसको देखने का काम आमिल करता था, और कारकुन जो है वो अकाउंटेंट था। ठीक है, तो कारकुन वॉज द अकाउंटेंट एट तहसील लेवल या परगना या तालुका लेवल। गांव को ग्राम बोलते थे। सब डिस्ट्रिक्ट के बाद मान लीजिए कि विलेज हो गया। खूट या मुकद्दम या चौधरी, ठीक है, दे वर द हेड। विलेज हेडमैन को हम लोग खूट या मुकद्दम के नाम से बुलाते थे, कहीं कहीं पर चौधरी के नाम से भी बुलाया जाता था। तो गांव का जो मुखिया था खूट या मुकद्दम या चौधरी। ये एग्ज़ाम में यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि मुकद्दम किसको कहा जाता था, तो उसमें था कि भाई विलेज हेडमैन, ये ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए थे। तो ये ध्यान रखेंगे, विलेज हेडमैन खूट या मुकद्दम या चौधरी। और जो पटवारी होता था, ही वॉज द रिकॉर्ड कीपर एट द विलेज लेवल। ठीक है, विलेज लेवल पे जो रिकॉर्ड कीपिंग, ज़मीन कितनी है, किसका कितना खेत है, ठीक है, ये सारा काम, लेखा जोखा, गांव के लेवल पे लेखा जोखा करने का काम पटवारी करता था। तो पटवारी वॉज द लोवेस्ट ऑफिसर इन एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। हाईएस्ट जैसे कि सुल्तान हो गया, लोवेस्ट कौन था? पटवारी। ठीक है, चलिए अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर दिल्ली सल्तनत। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत ने कुछ वॉरफेयर की टेक्निक में नई इंट्रोडक्शन किए, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि गन पाउडर। हालांकि गन पाउडर अगर आप देखेंगे तो गन पाउडर का इस्तेमाल आपको विजयनगर एम्पायर और बहमनी जो किंगडम थी उनके बीच की लड़ाई में पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल हिंदुस्तान की धरती पर देखने को मिलेगा। ठीक है, गन पाउडर का इन्वेंशन चाइना में हुआ था, और जब ये टर्किश इन्वेडर्स इंडिया में आए तो गन पाउडर की टेक्नोलॉजी वो हिंदुस्तान में लेकर आए। और इसी वजह से तोप यानी कि कैनन्स, ये भी, इसको भी पॉपुलराइज करने का काम दिल्ली सल्तनत के समय से हुआ, इस्लामिक इन्वेडर्स ने किया। कैटापुल्ट यानी कि गुलेल, माउंटेड आर्चर्स समझ में आता है कि घोड़े की पीठ पर बैठे हुए, घुड़सवारी करते हुए तीर धनुष से दुश्मन पर निशाना लगाना, इसको बोलते हैं माउंटेड आर्चरी। और ये जो माउंटेड आर्चरी थी, दैट वाज द मोस्ट लीथल वेपन ऑफ इस्लामिक इन्वेडर्स, एंड इट वाज द सिंगल मोस्ट डिफाइनिंग फैक्टर behind their massive success on Indian subcontinent। ठीक है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और एक और ख़ास बात थी, जब कैनन्स आई, जो तोपें, तो इन तोपों ने युद्ध की पूरी कायाकल्प कर दिया। ठीक है, काया जो है उसकी पूरी तरीके से, जो उसका क्या, इट वाज अ काइंड ऑफ वाटरशेड मूवमेंट। क्योंकि तोपों के आने की वजह से अभी तक हिंदुस्तान के जितने भी राजा थे वो हाथियों का इस्तेमाल, वॉर एलिफेंट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन तोपों के आने से क्या हुआ कि वॉर एलिफेंट, ठीक है, वॉर एलिफेंट उल्टा पड़ने लगा। तोपों की आवाज़ से, गोले बारूद की आवाज़ से कई बार आपका खुद का हाथी बिदक जाता था और आपकी खुद की सेना के ऊपर वो जो है वो अटैक कर देता था और लोगों को कुचल देता था। तो जैसे ही गोले बारूद, गन पाउडर का इंट्रोडक्शन हुआ वॉरफेयर में, जो वॉर एलिफेंट थी, जो दैट वाज द मेजर रीज़न बिहाइंड द सक्सेस ऑफ इंडियन रूलर्स, वही वॉर एलिफेंट की जो पावर है इंडियन रूलर्स के खिलाफ होने लगी। ठीक है, फिर माउंटेड आर्चर्स, जो कैवलरी है, उसने जो युद्ध की जो स्पीड है, जो गति है, उसको काफ़ी बढ़ा दिया। अब आप इमेजिन करें कि आप कोई राजा बैठा हुआ है अपने हाथी पे
और अचानक से कहीं भी से भी कोई घुड़सवार आएगा और राजा के ऊपर निशाना लगा सकता था और राजा को मार के गिरा सकता था। आगे हम देखेंगे जब अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हो रही थी, तो अचानक से एक घुड़सवार आया और उस समय हेमू जीत रहा था, हेमचंद्र, ठीक है, हेमचंद्र जीत रहा था, अकबर हार रहा था। लेकिन पता नहीं कहाँ से एक घुड़सवार आया और उसने हेमू की आंख में तीर मार दिया। हेमू बेहोश होकर गिर गया और राजा को या अपने सेनापति को इस तरीके से बेहोश होकर हाथी से गिरते हुए देखकर हेमू की सेना भाग खड़ी हुई और इस तरीके से अकबर की विजय हुई और हारते हारते अकबर 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जीत जाता है और वहाँ से हमारे देश की दिशा और दशा पूरी तरीके से बदल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया माउंटेड आर्चर्स, कैनन्स, कैटापुल्ट, आयरन स्टिरअप। स्टिरअप इसको बोलते हैं जिस पे पैर ऐसे लटकाते, पैर फंसा के जहाँ पे बैलेंस करते घोड़े पे। इससे पहले रोप स्टिरअप का इस्तेमाल होता था। अब रोप स्टिरअप के साथ क्या था कि वो इतना ज़्यादा बैलेंस सही नहीं होता था, आप उस पर खड़े होकर निशाना नहीं लगा सकते क्योंकि उसका बैलेंस सही नहीं था। आयरन स्टिरअप आने से क्या हुआ कि आप आराम से अपने घोड़े के पीठ पर खड़े हो सकते हैं और दुश्मन के ऊपर निशाना लगा सकते हैं। ठीक है, तो आयरन स्टिरअप प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी टू दीज माउंटेड आर्चर्स। अगला इंट्रोडक्शन है हॉर्सेस। हालांकि हॉर्सेस पहले से भी आ चुके थे। गुर्जर प्रतिहारास देखेंगे तो हॉर्सेस उनका काफ़ी जो कैवलरी थी काफ़ी स्ट्रांग थी, लेकिन जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए दे वर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन हॉर्सेस। ठीक है, प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन हॉर्सेस। फिर अगला आता है कंपोजिट बो। कंपोजिट बो जो थी एक नए तरीके की धनुष इस्लामिक इन्वेडर्स लेकर आए, टर्किश इन्वेडर्स, जो हल्की थी, छोटी थी और शक्तिशाली भी थी। इससे पहले इंडिया में जो बो यूज़ होता था आप देख सकते हैं इस टाइप का काफ़ी लंबा बो होता था, जिसको या तो आप हाथी पर बैठकर इस्तेमाल कर सकते थे या तो रथ पे बैठ के इस्तेमाल कर सकते थे। काफ़ी बड़ा, भारी, हालांकि दूरी तक मार कर सकता था, लेकिन आप उसको घोड़े की पीठ पर बैठ के नहीं चला सकते थे। ठीक है, लेकिन जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए वो एक कंपोजिट बो लेकर आए, ये वाले शेप की छोटी बो होती थी, भले बहुत दूर तक मार नहीं कर सकती थी, लेकिन ये प्रिसाइज थी, हल्की थी और इसको आराम से घोड़े की पीठ पर बैठ के आप दुश्मन पर निशाना लगा सकते थे। तो ये अगला इंट्रोडक्शन है। फिर अगला इनसर्कलिंग मनूवर, जिसको तुलुगमा सिस्टम बोलते हैं। तुलुगमा सिस्टम का मतलब है कि भाई मान लीजिए कि ये एनिमी सेना है, ये आपकी खुद की सेना है, सेल्फ। इसमें क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ऐसे सारी सेना लेकर नहीं लड़ेंगे। आप क्या करेंगे, अपनी सेना को आधा आधा ऐसे डिवाइड कर देंगे और एक पार्ट लेके सामने से लड़ेंगे, बाकी इस आधे को पीछे से भेजेंगे, इन आधे को पीछे से भेजेंगे। तो एक तरीके से दुश्मन को चारों दिशाओं से घेरने की जो टेक्निक थी, वॉरफेयर टेक्निक, उसको बोलते हैं तुलुगमा सिस्टम। ठीक है, तुलुगमा सिस्टम। ये तुलुगमा सिस्टम जो है हिंदुस्तान में बाबर लेकर आएगा। ठीक है, बाबर लेकर आएगा। अगला आता है चेन मेल आर्मर। तो ये वाला इस टाइप का जो कवच होता है ये इस्लामिक इन्वेडर्स लेकर आए। इससे पहले वो लेदर के या कह लीजिए कि मेटल की शीट के आर्मर्स होते थे जो मजबूत तो होते थे, लेकिन उससे आपकी जो ना फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती थी। ये चेन मेल आर्मर आपको सुरक्षा देने के साथ साथ आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बनाए रखते थे। ठीक है, कोई भी अगर धनुष, कोई भी तीर आ रहा है या कोई भी तलवार आ रही है तो उसको काफ़ी हद तक ये रोकने में भी सक्षम था। हालांकि वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था जितना ज़्यादा एक मेटल की शीट वाला आर्मर होता है, लेकिन ये एक तरीके से इट वाज अ स्वीट बैलेंस बिटवीन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द सिक्योरिटी नीड या सेफ्टी नीड ऑफ द पर्सन हु इज़ वेयरिंग इट। तो चेन मेल आर्मर ये भी लोग लेकर आए। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगला देखते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो कुछ नए इंस्ट्रूमेंट ये लोग लेकर आए, जैसे एस्ट्रोलैब। एस्ट्रोलैब भी इनका इन्वेंशन नहीं था, लेकिन चाइना से इन्वेंशन हुआ था और चाइना से ये टेक्नोलॉजी इंडिया में लेकर आने का काम ये लोगों ने किया। तो बेसिकली इस एस्ट्रोलैब का इस्तेमाल ग्रहों और तारों की पोजीशन नापने के लिए, समय को नापने के लिए और नेविगेशन करने के लिए इस एस्ट्रोलैब का इस्तेमाल होता था। अगला जो है इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है जिज। जिज एक एस्ट्रोनॉमिकल टेबल था जिससे आप किसी भी ग्रहों की दशा और दिशा का प्रिसाइज कैलकुलेशन कर सकते थे।
ठीक है, इसको बोलते हैं जिज। फिर पेपर मेकिंग टेक्नोलॉजी, ये भी इन्होंने इन्वेंट नहीं किया था, पेपर का भी इन्वेंशन चाइना में हुआ था, लेकिन पेपर को हिंदुस्तान में ले आने का काम इस्लामिक टर्किश इन्वेडर्स ने किया, ठीक है। अब मेडिसिन की बात करते हैं तो यूनानी मेडिसिन हिंदुस्तान में लाने का काम इन लोगों ने किया। यूनान यानी कि ग्रीस, ये ग्रीक मेडिसिनल सिस्टम था, ठीक है, ग्रीक मेडिसिनल सिस्टम था जिसको हिंदुस्तान में लाने का काम, यूनान जो है ग्रीस को ही कहा जाता है, ठीक है, तो इसको हिंदुस्तान में लाने का काम इन लोगों ने किया। फिर आयुर्वेद के जितने भी टेक्स्ट थे उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करने का काम इन टर्किश स्कॉलर्स ने किया, और इस ट्रांसलेशन की वजह से देयर वाज अ मिक्सिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन यूनानी एंड आयुर्वेदिक सिस्टम। तो इन दोनों मेडिसिनल सिस्टम के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है सिस्टम और टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हुआ, और जिसकी वजह से दोनों ही मेडिसिनल सिस्टम एक दूसरे से सीख कर इवॉल्व हो पाए, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर कैनाल इरिगेशन को काफ़ी प्रमोट किया गया। जैसा कि आपको बताया गया कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने काफ़ी ज़्यादा जो नहरों को खुदवाने का काम किया। ही वॉज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू इम्पोज इरिगेशन टैक्स, और कई बार उनको फादर ऑफ इरिगेशन भी कहा जाता है फ़िरोज़ शाह तुगलक को। फिर पर्शियन व्हील इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का काम इन लोगों ने किया। पर्शियन व्हील इस टाइप का एक व्हील होता है जिसमें कुएं से पानी निकालने का काम किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक कुआं है और उसमें एक व्हील लगा देंगे, इस व्हील में ऐसे ऐसे बकेट रहेगी, ठीक है, बकेट ऐसे अटैच रहेगी हर स्पोक पे, और एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट होगा। इस हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को कुएं के आसपास, जैसे ये बैल दिख रहा है, कुएं के आसपास ऐसे घुमाएंगे, जिससे क्या होगा, ये व्हील रोटेट करेगा, ये व्हील रोटेट करेगा, और ये पानी, कुएं के पानी को कलेक्ट करेगा इस बकेट में, और जब ये बकेट ऊपर आएगी तो ये इस वाटर चैनल में पानी को पोर कर देगी, ठीक है, इस वाटर चैनल में पानी को पोर करने का काम करेगी। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता था। आप इस फ़ोटो में अगर देखें, अगर आपने कभी इसको नहीं देखा हो पर्शियन व्हील को अरघट्टा भी कहते हैं, अरघट्टा, इसको रहट के नाम से भी बुलाया जाता है, रहट, इसको घंटी यंत्र के नाम से भी बुलाया जाता है, घंटी यंत्र। ये जो टॉपिक है, ये पर्टिकुलर चीज़ पिछले 10 साल में यूपीएससी ने 2 बार पूछी है, अरघट्टा, रहट या घंटी यंत्र, इसी को ही पर्शियन व्हील भी कहा जाता था। आगे देखते हैं, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने यमुना से नहरों को खुदवाया ताकि दिल्ली में पानी पहुंचाया जा सके। तो यमुना पे बांध बनाना और उस बांध के माध्यम से, नहरों के माध्यम से दिल्ली तक पानी पहुंचाने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में शुरू किया। और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का जो नॉलेज है दिल्ली सल्तनत में काफ़ी आगे बढ़ा, और जिसकी वजह से सूखे एरिया में भी पानी और पानी की सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया गया, ठीक है। तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइफ अंडर दिल्ली सल्तनत। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड ऑल्सो कमेंट, अपना जो भी फीडबैक है उसको आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं सारे आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और अपने इन ऐसे लेक्चर्स को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। एंड अगर आपके पास कोई और फीडबैक हो तो प्लीज़ उसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।